साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा हिंदी साहित्य को लेकर के। हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए आज हम 20 प्रश्न सीरीज लेकर के आए हैं और ये 20 प्रश्न आपको न केवल वर्ग 2 के लिए बल्कि किसी भी स्टेट की, चाहे टीजीटी या पीजीटी की कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, नेट की एग्जाम दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे रहे हो, DSSS, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, सभी में प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो आप यदि किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं इस प्रश्न सीरीज को और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ननिल बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य का आदिकाल करके एक ग्रंथ है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का एक ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ लिखा गया है, यह ग्रंथ लिखा गया था सन 1952 में। तो इसके लिए इस प्रश्न का हमारा राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर आप याद कर लें, रामचंद्र शुक्ल इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में आया था। और ननिल बिलोचन शर्मा इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया? तो इनमें से 4 किताबों में से एक किताब को जो है किशोरीलाल गुप्त ने अनुवाद किया है। तो इन किताबों के ऑप्शन हैं इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस ग्रंथ का किशोरीलाल गुप्त ने अनुवाद किया और अनुवाद करने के बाद उस किताब का नाम दिया, अनुवादित किताब का, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो कि सन 1957 में आई थी अनुवादित कृति। लेकिन जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, यह किताब है जॉर्ज गियर्सन की, जो 1888 में आई थी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का हमारा राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से जो किशोरीलाल गुप्त ने एक किताब का अनुवाद किया, उस किताब का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया। पहला काल है हमारा आदिकाल, दूसरा काल है भक्तिकाल, तीसरा काल है रीतिकाल, चौथा काल है आधुनिक काल। तो जो हमारा सबसे पहला काल है आदिकाल, आदिकाल का समय जो रामचंद्र शुक्ल ने माना है, वह माना है विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। वहीं भक्तिकाल का समय माना है 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। और रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 1900 विक्रमी संवत के आगे लग जाता है आधुनिक काल, जिसको गद्यकाल भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? साथियों, नहीं पर विशेष गौर करना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है। तो आपको बता देते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास करके। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर 2-3 किताबें लिखी हैं। एक किताब का नाम तो हम अभी पढ़ ही चुके हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल। दूसरी किताब इन्होंने लिखी थी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। और तीसरी किताब इन्होंने लिखी थी हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसके अलावा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के एक किताब लिखी थी, जो कि इनकी अनुवादित कृति थी इंदुई साहित्य का इतिहास। जो गार्था दत्तासी की किताब थी, उसका इन्होंने अनुवाद किया था और इंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। तो इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का कोई इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ का संपादन किया है। इन्होंने मूल रूप से कोई कृति नहीं लिखी है, इन्होंने संपादन किया है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, केवल इन्होंने संपादन किया।
तो इस तरीके से राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। साथियों, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा जाता है, इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हैं। विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रमिक पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, समाजवादी पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। तो इनमें से सबसे विकसित कौन सी है? तो सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, और इस पद्धति का उपयोग जो किया है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, वह किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया और इसको सबसे ऑथेंटिक माना है। सभी लेखकों ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। इसके अलावा जैसे कालानुक्रमिक पद्धति है, तो इसमें जो है समय के हिसाब से, कालक्रम के हिसाब से इतिहास लिखा जाता है। वर्णानुक्रम पद्धति में लेखक के वर्ण के नाम के हिसाब से लिखा जाता है, तो ये वर्णानुक्रम पद्धति कहलाती है। इस तरीके से इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी साहित्य लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? साथियों, इस प्रश्न का राइट उत्तर हमको बताना है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक जो हैं, इसके लेखक है डॉक्टर ननिल बिलोचन शर्मा। डॉक्टर ननिल बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, यह लिखा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक जो हैं वह है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा, दूधनाथ सिंह, रामदास मिश्र, रामविलास शर्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने किताब लिखी है भारतीय साहित्य की भूमिका, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन से हैं? सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन सबने अलग अलग समयावधि मानी है, अलग अलग नाम दिए हैं। तो जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामकुमार वर्मा है, डॉक्टर नगेंद्र है। इनमें से जो 693 से आरंभ मानते हैं वो मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की किताब का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें इन्होंने जो है हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है वह 693 से मानी है, और 1693 तक इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को माना है, और जिसको इन्होंने नाम दिया है संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक। भक्ति काल के बाद इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्णन नहीं किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिन्होंने 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, सबने काल विभाजन किया है, लेकिन सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, और इतिहास लिखा भी तो सबसे पहले काल विभाजन किसने किया? तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें काल विभाजन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो हैं वह है जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन ने सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया, और इन्होंने काल विभाजन करके बताया। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज गियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन सबसे पहले किया है, और हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कहे जाते हैं जॉर्ज गियर्सन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द अनुशासन। साथियों, यहाँ पर जो है शब्दानुशासन सही शब्द है, शब्द अनुशासन अलग अलग हो गया है। यहाँ पर दीर्घ संधि करके हम शब्दानुशासन कर देंगे। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? हमको बताना है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा हिंदी शब्दानुशासन नामक कृति लिखी गई है, इसको हमें याद रखना है। हिंदी शब्दानुशासन के अलावा इसके अलावा जो हेमचंद्र हैं, हेमचंद्र के द्वारा केवल शब्दानुशासन कृति लिखी गई है, और जो कामता प्रसाद गुरुजी हैं इनके द्वारा जो लिखी गई है वह हिंदी का व्याकरण नामक किताब लिखी गई है। इसके अलावा धीरेन्द्र वर्मा जो है, धीरेन्द्र वर्मा ने जो किताब लिखी है वह है ब्रजभाषा का व्याकरण। तो हमको चारों लेखकों के बारे में पता चल गया। हेमचंद की किताब केवल शब्दानुशासन है, कामता प्रसाद गुरु की किताब जो है हिंदी व्याकरण है, धीरेन्द्र वर्मा की ब्रजभाषा व्याकरण है, और किशोरीदास वाजपेयी की किताब का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं।
इसके पहले आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिंदी साहित्य की तैयारी आप रेगुलर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। पुनः प्रश्न को रिपीट करते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है जयसुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज गियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है जयसुआ कैटलर। जयसुआ कैटलर ने सबसे पहले हिंदी का जो है व्याकरण लिखा और उस व्याकरण ग्रंथ का नाम इन्होंने दिया हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि 1698 में आया था। जयसुआ कैटलर ने लिखा है हिंदुस्तानी ग्रामर करके हिंदी का पहला व्याकरण 1698 में, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के जो लेखक हैं वह हैं बच्चन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। तो हमको बताना है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो ग्रंथ लिखा गया, यह लिखा गया सुमन राजे के द्वारा। जो सुमन राजे हैं इनके द्वारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक ग्रंथ लिखा गया और जो ये ग्रंथ लिखा गया ये 2003 में आया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन राजे, जिनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो प्रकाशित हुई 2003 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? मतलब और किस नाम से पुकारा है या क्या नाम दिया है? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने एक किताब लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी। 1929 में जो किताब प्रकाशित हुई थी, इन्होंने उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। पहला काल है वीरगाथा काल, दूसरा काल है भक्ति काल, तीसरा काल रीति काल, चौथा काल है आधुनिक काल। तो वीरगाथा काल मतलब जो पहला काल आदि काल है, आदि काल को वीरगाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। इसके अलावा दूसरा काल था पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा काल था उत्तर मध्य काल, जिसको रीति काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। और चौथा काल था आधुनिक काल, जिसको गद्य काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है। अब इस प्रश्न का उत्तर हम लगा देते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो है आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से पुकारा है, क्योंकि इस समय अधिकतर गद्य लिखा गया है, बल्कि इसके पहले पद्य लिखा जा रहा था, इसलिए इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो जो अपभ्रंश काल है, अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी जो कहा वह कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से जाना गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिंदी का विकास क्रम है वह इसी तरीके से आता है। पहले आता है वैदिक संस्कृत, फिर आती है लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश में भी उसके बाद फिर आती है हिंदी। तो इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया। तो इस तरीके से साथियों हमने 15 प्रश्न कंप्लीट किए और आज के इस वीडियो में हम 15 प्रश्न ही हल करेंगे। बाकी कल के वीडियो में फिर से हम 20 प्रश्न हल करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।